हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस के सी सैट के तहत इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को, और उसके तहत आज का ये हमारा 5वां लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे 2019 के पेपर को। इससे पहले हमने 20, 21, 22 और 23 के पेपर को देख लिया है और हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उसी कड़ी में आज हम 19 का पेपर देखेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय 17 मार्च को हमारा प्रीलिम्स होने वाला है, और जो हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि ये प्रीलिम्स पोस्टपोन भी हो सकता है, तो आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। पढ़ना इन द सेंस, क्योंकि अगर ये पोस्टपोन हुआ भी तो भी आपको सी सैट तो लगानी ही है, पेपर देना ही है, और सी सैट में आपको यही इंटरपर्सनल स्किल फिर से पढ़नी होगी। तो अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो इसको एज इट इज पढ़ते रहेंगे और बाद में सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो हम चलिए 2019 के पेपर की शुरुआत करते हैं, और हमने जैसे बाकी के प्रीवियस वाले वीडियोस में देखे कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने, वैसे ही हम इसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि कालिक संप्रेषण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चन है। कालिक का मतलब होता है जो समय से रिलेट होता है, जिसको हम जैसे तात्कालिक वगैरह पूछते हैं, जो टेम्पोरली कम्युनिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, टेम्पोरल कम्युनिकेशन। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्रोनेमिक्स, ठीक है। क्रोनेमिक्स कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, ये रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको आप रट लेंगे। अगर आप समझना भी चाहेंगे तो समझने से भी मतलब इसका अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे क्रोनेमिक्स जो है वो क्रोनोलॉजी से बना है, और क्रोनोलॉजी आप सबने पढ़ी होगी, जो कालानुक्रम होता है उसको बोलते हैं, एक के बाद दूसरा अलग अलग काल जो बदलते जाते हैं वो क्रोनोलॉजी कहलाती है। तो उसी कालिक से आपको समझना है, उसका अध्ययन जो है वो क्रोनेमिक्स कहलाता है। काइनेसिक्स जैसे दिया हुआ है, ये काइनेसिक्स ये होता है जो हाव भाव होते हैं हमारे, उन सबको कहते हैं। पैरालैंग्वेज आप सबको पता है, जो पैरालैंग्वेज तो हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में लगभग इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो हम संकेत वगैरह करते हैं, जैसे जो ट्रैफिक पुलिस हवलदार होता है, वो लोग जो ट्रैफिक और इसमें जो आवाज़ वगैरह होती है वो ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो ये पैरालैंग्वेज वो होती है। तो खैर यहाँ पे आप ये रखें, कालिक संप्रेषण जो है क्रोनेमिक्स कहलाता है। व्याख्या में भी यही सारी बात लिखी गई, कुछ भी अलग से नहीं लिखा गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गोल्डन रूल क्या है कि सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है। अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित तर्क दोष क्या है। ये तर्क दोष पूछ लिया गया है। ये मतलब रीजनिंग, मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन होते हैं, या जिसको हम लॉजिकल फिलॉसफी का ये पार्ट होता है, उसके तहत ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको रट लेना है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ये फिर आपको पूरा फिलॉसफी में घुसना पड़ेगा, तो इतनी फिलॉसफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोको तेजक हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में आर्गुमेंटम एंड पॉपुलम कहते हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये रूल याद रखना है और लोकोत्तेजक याद रखना है। रूल क्या कहता है कि सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है। अतः यह अकाट्य रूप से नैतिक सिद्धांत है। यही बात इसमें कही गई है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है कि नीति शास्त्र की हर प्रणाली में सर्वोत्तम नियम निहित होता है और वह प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रूपों में इसे स्वीकार करता है। अतः यह एक स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। परंतु तर्कदोष के रूप में लोकोत्तेजक इसमें शामिल है। वस्तुतः लोकोत्तेजक एवं तार्किक गिरावट है जो तब होती है जब किसी चीज को सही या अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह चीज लोकप्रिय है। निसंदेह कई लोकप्रिय धारणाएं सच हैं, परंतु उनकी सच्चाई उनकी लोकप्रियता का अर्थ नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। तो यह है उपयोगिता का आकलन। इसका सही जवाब है असेसिंग यूटिलिटी, ठीक है। तो इसको भी आप रट लेंगे। ये जो 19 का पेपर में ये जो इंटरपर्सनल स्किल वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, ये थोड़ा बाकी पेपर इसके बाद यानी जो पेपर हुए हैं आपके 20, 21, 22, 23 हमने जो देखें वो थोड़ा टफ है। मैंने आपको जो आपने पहले वीडियो देखे तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसमें ऑप्शन के आधार पे एलिमिनेट हो जाते हैं, पर इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए ये एलिमिनेट ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो जो नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें रटना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको उनका कोई इलाज नहीं है, रट लेना है, ठीक है। और जो ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहे हैं वो मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो इसकी व्याख्या है कि आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है।
किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान के नियम के अंतर्गत उपयोगिता का आकलन शामिल नहीं है, जबकि प्रतिनिधित्वता, उपलब्धता व अभियोजन इसमें शामिल है। इसमें आपको आपके काम की चीज क्या रहती है, सिर्फ इतनी रहती है कि किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान के नियम के अंतर्गत ये 3 चीजें शामिल हैं और उपयोगिता का आकलन शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से निर्णय शैली में किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप समझेंगे तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे। इसमें पूछा गया कि निम्नतर सहनशीलता पाई जाती कोई भी निर्णय लेने के लिए। ठीक है, तो इसको आप एलिमिनेट करेंगे किसमें निम्नतर है, जैसे विश्लेषणात्मक जो शैली होती है उसमें निम्नतर सहनशीलता नहीं पाई जाएगी, बल्कि विशेषण कोई चीज का अगर आप विश्लेषण कर रहा होता है कोई, तो आपने भी देखा होगा अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे यानी कि सहनशीलता नहीं रखेंगे, ठीक है, तो आप उसका विश्लेषण सुन नहीं पाएंगे। ओके, आप ऐसे समझो, उसका विश्लेषण आप सुन नहीं पाएंगे, यानी कि इसके लिए आपको सहनशीलता उच्चतम चाहिए, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। और कॉन्सेप्चुअल, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो भी आपकी सहनशीलता उच्च चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन जो डायरेक्टिव स्टाइल होता है, निर्देशात्मक शैली होती है, आपको कोई निर्देश कर दिया गया है तो उसमें आपकी सहनशीलता की बात नहीं, आपको तो मानना ही पड़ेगा निर्देश, तो उसमें निम्नतर सहनशीलता भी चल जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इसकी व्याख्या में भी वही सारी चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि, आपको बताना है इसमें से क्या ऑप्शन सही है। कभी कभी प्रतिपुष्टि का मतलब वही फीडबैक, जो आपने इंग्लिश वाला आप देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। इसमें पूछा गया कि फीडबैक क्या है, फीडबैक क्या कभी 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 इरादतन नहीं होती, नहीं ये गलत है। सदैव इरादतन होती है तो ये भी गलत है। शायद ही कभी लाभदायक होती, ये भी गलत है। कभी कभी गैर इरादतन होती, ये सही है। ये स्टेटमेंट तो आपको नहीं पता होगा तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि इन सब में एक्सट्रीम स्टेटमेंट की बात कभी ना कभी, जैसे नेवर है ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऑलवेज एक्सट्रीम है। और शायद ही कभी अपने आप में एक्सट्रीम है, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो व्याख्या में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वही जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखी, जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो मिल जाएगी। चलिए अगली अगला क्वेश्चन है कि जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। यानी कि अगर आप कोई कठिन समस्या सुलझा रहे हैं, उसमें अगर समूह जो ग्रुप है वो उस समस्या को सुलझा रहा है, उसमें जो आपका निष्पादन है यानी कि जो आउटपुट आपका है, परफॉर्मेंस है, वो उच्चतर होता है। तो कब होता है? ठीक है, तो क्या वो केंद्रीकृत नेटवर्क होगा? नहीं। अगर समूह है तो केंद्रीकृत कैसे हो सकता है, सारे लोग मिलकर करेंगे। प्रतिबंधित होगा यानी कि रिस्ट्रिक्टेड होगा? नहीं, रिस्ट्रिक्टेड लगाएंगे तब भी सबकी योग्यता निखर कर नहीं आएगी। प्रॉब्लम ओरिएंटेड नेटवर्क होगा क्या? सामान्य ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आप समस्या को सुलझा रहे हैं तो आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होंगे, आप होंगे सोल्यूशन ओरिएंटेड। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका अब क्या बचा कि विकेंद्रित नेटवर्क या डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, यही वाला सही है। क्यों? क्योंकि आप समूह में समस्या को सुलझा रहे हैं, और जब समूह में सुलझा रहे हैं तो आपको सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, तो वो आपका विकेंद्रित नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको सिर्फ इतना याद रखना है इस व्याख्या में, ज़्यादा भाषाई उसमें नहीं पढ़ना है, कि जो ग्रुप परफॉर्मेंस की बात की गई है, ठीक है, तो ग्रुप परफॉर्मेंस में हमेशा विकेंद्रीकृत व्यवस्था ही जटिल समस्याओं को सुलझा पाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? अवरोधक मतलब आपको पता है वही बैरियर्स आपको पहचाना है। प्रभावी संप्रेषण में बैरियर क्या हो सकते हैं? आप लोग ऑप्शन से ही पहचाने कि नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां, क्या यह अवरोधक है? जी हाँ, यही आपकी अवरोधक होती हैं। आप सिर्फ नीति के प्रवचन देंगे, निर्णय परक होंगे, मतलब कि जजमेंटल होना। अगर आप किसी के प्रति भी जजमेंटल हो जाएंगे पहले से ही, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसे अच्छा समझ ही नहीं पाएंगे। और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां आप करेंगे, उसकी बात को नहीं समझेंगे, सिर्फ सांत्वना देने वाली बात टिप्पणी करने लगेंगे बीच बीच में, तो वो भी आपका संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी संवाद, सारांश और आत्मपद समीक्षा ये तो जरूरी होता कम्युनिकेशन के लिए। सरल शब्दों का प्रयोग भी जरूरी होता, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिव्यक्ति भी जरूरी होती है, वैयक्तिक कथन, नजर मिलाना और सरल वर्णन करना भी जरूरी होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
ये आपके प्रभावी संप्रेषण में मुख्य रूप से निम्न अवरोधक शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पढ़ भी सकते हैं। प्रभावी संप्रेषण के अवरोधक क्या होते हैं, कितना बढ़िया से इसमें सारणी बना के दी गई है। तो भाषा संबंधी अवरोध होते हैं, ठीक है, संगठनात्मक अवरोध होते हैं, भावनात्मक अवरोध होते हैं, भौतिक अवरोध होते हैं, व्यक्तिगत अवरोध होते हैं और अन्य अवरोध भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है बुद्धियोत्तेजक, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप लोग इंग्लिश वाले वर्ड से समझ गए होंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? जब हमें किसी भी समस्या, ये टर्म जो है अगर आपने यूपीएससी या फिर पीसीएस वगैरह का मेंस पेपर लिखा है या नहीं भी लिखा, तैयारी की है, तो आपने जो एसए का पेपर उसमें होता है, एसए के पेपर लिखने से पहले हम लोग जो रफ कार्य करते हैं उससे पहले 5 मिनट का, जो उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। तो जिस टॉपिक पे भी हमें एस्से लिखने होता है उस पर हम लोग बहुत सारे अलग अलग मतलब पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो पॉइंट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। अब वही चीज़ यहाँ पे भी पूछी गई है। क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे भाषा कि एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार, यानी कि अनेक आपके मन में विचार पे विचार आए जा रहे हैं उस टॉपिक पे, उत्पन्न कर एक ऐसा प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमें ओवरऑल हमारी समस्या क्या है, एस्से लिखना, उस एस्से लिखने में हमें आसानी होती है, यानी वो हमारी समस्या का सोल्यूशन हमें मिलता है, तो वही होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से रिलेट करके समझ पाए होंगे क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस की चीज़ है। वही चीज़ इसमें लिखी गई है, व्याख्या में आप देख सकते हैं। ये इन्होंने अच्छे से बना के दिया गया है। वातावरण क्या होता है, किसी मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग को मतलब क्या होता है, वातावरण आप लिखेंगे, विषय, मात्रा, वैधता, संग्रह, ये सारी चीज़ें वही सब बना के लिखी गई हैं। कुछ भी मतलब इसमें नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में ये सारे जो टर्म है याद नहीं आएंगे, वहाँ पे आप जो ये समझते हुए चल रहे हैं यही सारी चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा किताबी शब्दों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खैर अगला क्वेश्चन है कि जन प्रवाद या ग्रेप वाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ग्रेप वाइन शब्द आप लोग इंग्लिश वाले इसमें टर्म में ज़रूर याद रखा करें क्योंकि वहाँ पे हिंदी वाले शब्द बदल जाते हैं लेकिन इंग्लिश वाले वही रहते हैं। ग्रेप वाइन की विशेषता क्या नहीं है? तो ग्रेप वाइन एक संचार का रूप है। तो ये सब टॉपिक ऐसे होते हैं ना, इनको कोई ना कोई जैसे जो भाषावादी होते हैं या फिर मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं वो लोग देते हैं कोई थ्योरी, उनसे पूछ लिया जाता है, तो इनको आपको रटना ही होता है। तो ग्रेप वाइन की विशेषता कौन सी नहीं है कि यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि इट्स कंट्रोल बाय मैनेजमेंट, ये इसकी मतलब उसमें शामिल नहीं है विशेषता में। बाकी की सारी के समय शामिल है क्या कि इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, ये सही है। यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है, ये भी सही है। और यह इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से उपयुक्त होता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें नहीं पूछा तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओके। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं कि जनप्रवाद या ग्रेप वाइन अनौपचारिक संचार का एक रूप है जो आंतरिक और बाहरी दोनों अनौपचारिक चैनलों को संचालित करता है, अतः यह सभी संगठनों में पाया जाता है। इस पद्धति से किसी भी सूचना को यथाशीघ्र ही फैलाया जा सकता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह किसी निश्चित पद्धति का पालन नहीं करता है, अर्थात यह किसी प्रबंधन द्वारा नियंत्रित नहीं होता। यह राय, संदेह व अफवाहों को पारित करता है जो आमतौर पर औपचारिक माध्यमों से संचालित नहीं होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ क्या होता है? जब आमने सामने बैठ के आप लोग मतलब बात करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इंग्लिश वाला अच्छे से समझ में आएगा। फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है? तो वो होता है समकालिक, यानी कि सिंचोनोनस क्या बोलते हैं इसको, सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस बोलेंगे इसको, ठीक है। सिंक्रोनस होता है यानी कि समकालिक। इंग्लिश वाला टर्म पढ़ना इसलिए ज़रूरी क्योंकि हिंदी वाले टर्म एग्जाम में कुछ और बदल दिया जाएगा अगर, तो आपको इंग्लिश वाले टर्म भी ज़रूर याद रखना, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है सिंक्रोनस, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रट लेना है क्योंकि ये रटने वाले ही हैं। व्याख्या में भी वही सारी बातें लिखी गई हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार या प्रकारों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, बिल्कुल नियंत्रित करता है, ये सही होगा क्या? संप्रेषण। यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। यह निर्णय लेने को सहज बनाता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार आपके चारों ही ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 के चारों ऑप्शन सही है, ठीक है।
यही चीज इसके व्याख्या में भी लिखी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का जो एक अन्य नाम है वो होता है डायडिक कम्युनिकेशन, ठीक है। डायडिक कम्युनिकेशन मतलब द्विक संप्रेषण, ये इसका एक अन्य नाम होता है। ये रटने वाली चीजें एकदम आप लोग रट लेंगे इस तरह से कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का जो एक अन्य नाम है वो द्विक संप्रेषण भी होता है, ठीक है। इसकी व्याख्या है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य संपर्क होना आवश्यक है, अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य विचारों, भावनाओं व सूचनाओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदान प्रदान। अतः अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया होती है, इसी आधार पर इसे द्विक संप्रेषण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिपुष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि जो फीडबैक है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार ही निभाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। अगर अंतर्वैयक्तिक स्रोत प्रामक मतलब आप सोर्स और रिसीवर जो बात होती है, यानी कि जहाँ कहाँ से कोई बात कही गई और कौन उस बात को रिसीव कर रहा है, यह प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप रंगों से संप्रेषण करेंगे उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें रंग विद्या का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्रोमैटिक जिसको बोलते हैं, रंग विद्या या क्रोमैटिक का प्रयोग किया जाता है रंगों से संप्रेषण के लिए। ये भी रटने वाली चीजें आप याद रखेंगे, रंगों से संप्रेषण मतलब क्रोमैटिक या रंग विद्या, ठीक है। तो 2019 का ये जो पेपर है आप देख रहे होंगे, अगर पिछले वीडियो तो आपने देखने, तो इसमें ज़्यादातर रटने वाली चीज़ें हैं। इसमें मतलब मोस्टली वैसे क्वेश्चन पूछे गए जो ऑप्शन से एलिमिनेट कम हो रहे हैं, ठीक है। खैर इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ रटने वाली भी हैं, आपको रटना भी पड़ेगा। और हाल के 3-4 वर्षों का अगर आप पैटर्न देखेंगे, मैंने जो करा रखे हैं ऑलरेडी पेपर 23, 22, 21 और 20 का, तो उसमें आपके 80% क्वेश्चन ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। खैर हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि रंग एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संचार का उपकरण है जो कि धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभावों से बंधा है। ये हमारे मन को प्रभावित करते हैं, अतः हम स्वयं को उन रंगों में घेर लेते हैं जो हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव डालें। रंगों से संप्रेषण के लिए रंग विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है या फिर क्रोमैटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है इंटरपर्सनल मतलब कॉम्पिटेंस, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहलाती है। इंटरपर्सनल तो सब में दिया होगा, लेकिन आपको याद रखना है कोई रिफ्रेनिंग नहीं होती, डुअलिज्म नहीं होती, कंफर्ट नहीं होती, ठीक है। इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, हम लोग बोलते नहीं कि हम किसके साथ कॉम्पिटेंस है बात करने में, वैसी वाली ही बात इसमें कही गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये व्याख्या में भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब आप अन्य अभिविन्यासित यानी कि अदर ओरिएंटेड होते हैं, आप लोग इंग्लिश वाला जरूर देखा करिए, तो आप क्या हो जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि अगर आप जो है दूसरों के प्रति ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं। आपका पहला ऑप्शन है कि अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है कि अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं वे आपको दिशा प्रदान करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एकदम से गलत है कि अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध में एक विनम्र स्थिति में आ जाते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं होती है। आप मान लेते हैं कि अन्य व्यक्ति सदैव सही हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इसलिए गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर ए है वो वाला ही सही है, क्योंकि इसमें अगर अदर ओरिएंटेड का मतलब आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, इसका सबसे अच्छी जो व्यक्ति है ऑप्शन नंबर ए में की गई है कि अपनी सत्यनिष्ठा को आप बनाए भी रखते हैं और साथ में अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं के बारे में भी विचार करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व क्या होता है। तो वो होता है संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप किस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात बोल रहे हैं वो ज़्यादा जरूरी होती है, वही सबसे विचारणीय तथ्य होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो इसकी व्याख्या में भी वही सारी बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अब इसमें आपको हानिकारक बताना है तो आपको सबसे पहले एलिमिनेट करने लाभदायक वालों निकाल लेना, ठीक है।
जैसे लक्ष्य के प्रति समर्पण अगर आपका है तो ये तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक होगा ना कम्युनिकेशन में। ईमानदारी और विश्वसनीयता ये भी लाभदायक होगा, और प्रभावी प्रशिक्षण है आपका, ट्रेनिंग है और अनुभव भी है तो ये भी लाभदायक होगा। लेकिन जो चरम संशक्तिशीलता है, एक्सट्रीम कोहेसिवनेस, एक्सट्रीम कोई भी चीज़ हो हमेशा खराब होती है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट आपका हो जाएगा कि ये हानिकारक ही होगा। एक्सट्रीम कोहेसिवनेस अगर है तो ये हानिकारक ही होगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि समूह संप्रेषण या गुप्त कम्युनिकेशन में निष्क्रिय आक्रामक संचार एक हानिकारक तत्व है जिसे चरम शक्तिशीलता या एक्सट्रीम कोहेसिवनेस कहा जाता है। इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव होता है। अक्सर ये सूक्ष्म होते हैं जिन्हें आक्रामकता या टकराव के रूप में नहीं देखा जा सकता, परंतु यदि बार बार इस प्रकार का अनुचित व्यवहार किया जाता है तो इसे आक्रामक अथवा चरम संशक्तिशीलता माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे इसमें एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई। हाँ, ये हमारा ये क्वेश्चन है कि वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूँ और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। इस गद्यांश में निहित तर्क दोष को पहचानना है। ये तर्क दोष वाले सवाल इधर पिछले 3-4 सालों से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि तर्क दोष वाले जो सवाल हैं ये लॉजिकल रीजनिंग से आती है और लॉजिकल रीजनिंग फिलॉसफी का पार्ट होता है, ठीक है। फिलॉसफी में जो लॉजिक का एक पूरा का पूरा बुक होती है, पूरा एक सेगमेंट होता है, वहीं से तर्क दोष वगैरह पढ़ाए जाते हैं। तो अब इसको पूछना बंद कर दिया, खैर, लेकिन आप रट लें कुछ चीज़ों को। अगर इस टाइप की बात होती, खुद में ही खुद के बारे में बता रहा होता है, तो वो जो है चक्रक उसको बोलते हैं, पेटिटो प्रिंसिपी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे आपके मतलब उधर के यूनानी टाइप के नाम है, इसीलिए इनकी इंग्लिश भी अलग होती है। आप हिंदी वाला याद रखेंगे, चक्रक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उपयुक्त कथन में कौन सा दोष है? चक्रक दोष है, इसलिए इसकी व्याख्या भी ऐसी दी हुई। अब इस टाइप के सवालों को ज़्यादा लोड नहीं लेना, वहाँ पे अगर पहचान में ना आए तो छोड़ दीजिएगा, सारे सवाल करने भी नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? अब संप्रेषण में प्रभाव जो प्रतिभागी होते हैं, जो लोग भाग लेते हैं, ठीक है, उसमें किन कारकों से वो प्रभावित होता है? तो ये बहुत ही मतलब इजी भी है, तो वो कहीं ना कहीं आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर प्रॉक्सिमिटी है, सानिध्यता है, ठीक है, यूटिलिटी है और लोनलीनेस, अकेलापन है, तो यही वाला सही होगा। जैसे दूसरे वाले में उपयोगिता तो सही होगा, लेकिन गुप्तता नहीं। अगर आप सीक्रेसी मेंटेन करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा, और डिसोनेंस भी ये भी नहीं होगा उसमें, ठीक है। फिर गुप्तता आ गया, ये भी कट जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे ये वाला है डिसोनेंस, ये तो कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन हो गए जो कि 2019 में आए थे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के, वो कंप्लीट होते हैं। और अब हम इसी में डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम दोनों के दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। निर्णय क्षमता का सार आपको बताना है क्या है? तो निर्णय क्षमता का सार है विकल्पों के मध्य चयन करना, ठीक है। समस्या समाधान नहीं होता, ये आप याद रखेंगे। निर्णय क्षमता का सार होता है विकल्पों के मध्य चयन करना। इसमें मोस्टली रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, समझने वाला कम होता है, तो आप लोग रटते चलेंगे कि निर्णय क्षमता का सार क्या होता है? विकल्पों के मध्य चयन करना, ठीक है। यहाँ पे हम व्याख्या में देखते हैं कि आर ए विलियमसन ने कुछ कहा है। वो उन्होंने कहा कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की सरलतम विधि है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो आर ए विलियमसन का कथन है। अगली बार मतलब ये स्टेटमेंट देखे आपसे कथन भी पूछा जा सकता है कि किनका है, ठीक है। डॉक्टर जेसी ग्लोवर ने कहा कि चयनित विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णय है, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा उनसे डिफरेंस बात कही है। अतः स्पष्ट होता है कि निर्णय क्षमता का सार विकल्पों के मध्य चयन करने में ही निहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्णय लेने का पहला चरण क्या है। अगला क्वेश्चन है, तो निर्णय लेने का पहला चरण है विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। यानी कि अगर आपने अपना गोल ही नहीं सेट किया है तो आप निर्णय कैसे लेंगे? इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ठीक है। इसमें व्याख्या, इसमें ये अच्छा सरणी बना के दी गई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद कर लेंगे कि जो निर्णय की प्रक्रिया होती है उनमें निम्न चरण होते हैं। क्या क्या चरण होते हैं कि सबसे पहले आप उद्देश्यों एवं अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करेंगे, जानेंगे। फिर समस्या की पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना, प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना, सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन करना, कार्यवाही में निर्णय लेना, प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। तो ये आपके हो जाएंगे निर्णय लेने के भाग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संचरित नियम समाहित होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड रूल जिसको बोलते हैं।
किस तकनीक में समाहित होते हैं, तो वो होते हैं नामिक समूह तकनीक में, यानी कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में ये शामिल होते हैं। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि नामिक समूह जो तकनीक है आपका, एक मिनट, हाँ, नामिक समूह तकनीक या नॉमिनल ग्रुप टेक्निक को समूह के मंथन के लिए संचालित पद्धति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सभी के निर्णय निर्माण में विचारों को योगदान हेतु प्रोत्साहित करता है। यह तकनीक मुद्दों, समस्याओं या समाधानों के सापेक्ष महत्व पर त्वरित समझौते की सुविधा देता है। नामिक समूह तकनीक के तहत चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य स्पष्टीकरण ही है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा मानसिक प्रकार है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है, तो परिकल्पना निरूपण, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन तो सहायक होता है। ठीक है, और अगला है प्रकारात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस ये नहीं होता, क्योंकि ये होता है किसमें, हम अगर आपने पीछे वीडियो देखी मेरी तो आपको इसका आंसर पता होगा। जो फंक्शनल फिक्सनेस होती है वो किसमें सहायक होती है, वो सहायक होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा, मानसिक प्रकार में पूछा है। ठीक है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, इनसाइट नहीं होगी और मीन एंड एनालिसिस भी नहीं होगी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में भी ये सारी बातें लिखी गई हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी कि अब लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के आपके क्वेश्चन शुरू हो गए। तो इस प्रकार हमने डिसीजन मेकिंग इस वीडियो में और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ज़्यादा सवाल आते हैं, 20 सवाल लगभग आते हैं हर साल, 20-25, अब तो 25-25 आने लगे हैं। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन पेपर हमने इसमें देख लिया 19 वाले पेपर में। अगले वीडियो में हम 18 के देखेंगे, उसके बाद 17, ऐसे करते करते हम पिछले 10 से 12 वर्षों के सारे इंटरपर्सनल देख लेंगे और आपके जो क्वेश्चन आते हैं और वो इन्हीं सब क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं आता है, और आते भी तो 2-4 क्वेश्चन होते हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं और छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको जो करा रहा हूँ सिर्फ उनके आंसर नहीं रटा रहा हूँ, बल्कि आपको ये भी बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट लेने, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।